आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं, पिछले 4 दिन से मैं गुजरात में ही हूँ। राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर और उसके बाद आपके शहर आनंद में हूँ। स्वामी जी के यहाँ पूरा ये जो आधुनिक गुरुकुल है, इसको मैंने बहुत बारीकी से देखा। मंदिर भी गया, हॉस्टल भी गया, खाना भी देखा, यहाँ के छात्रों से भी मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने मुझे यहाँ दावत दी और आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों के सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आत्मीय विद्याधाम बकरोल आनंद, योगी डिवाइन सोसाइटी हरिधाम सोखड़ा, रूट्स फाउंडेशन, इस धाम के संस्थापक हरिप्रसाद स्वामी जी, परम पूज्य प्रबोध जीवन स्वामी जी, परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी जी, गुरु प्रसाद स्वामी जी, परम पूज्य फुआ जी विठल दास पटेल साहब, नगीन भाई सेठ साहब और इस प्रांगण में रहने वाले तमाम मेरे युवा दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरे युवा साथियों, आपने इस मंच से राजनीति के एक नुमाइंदे की बात भी सुनी। आपने गेरुए वस्त्रों में सनातनी संतों को भी सुना। मैं एक बात में बड़ा यकीन रखता हूं, कल क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इसको सुनते सुनते हम सब बड़े हो गए हैं। किसी भी समाज को जब तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि समाज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाज को सच सुनने की आदत ना हो, झूठ को सच माने और झूठ को ही आत्मसात करके दिन रात उसका गुणगान करे, समझ लीजिए समाज कमजोर नहीं, समाप्त हो रहा है। हमारे यहां समाज में हर एक की भूमिका अलग अलग तय की गई है, सबको अपने अपना कार्य पता है, लेकिन फिर भी सत्ता उसका अपना एक चरित्र होता है। सत्ताएं बदलती हैं, कोई विचारधारा की आई, कभी 24-20 पार्टियों की आई, कभी 15 पार्टियों की आई। हमारे देश में तो जिसके पास 40 मेंबर हैं वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है और जिसके पास एक भी मेंबर नहीं होता वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने तरह तरह के प्रयोग किए। राजनीति समाज का एक बहुत छोटा सा अंग होता है, बहुत छोटा सा, लेकिन हमारे राजनेताओं ने हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने पिछले 70 सालों का अगर लेखा जोखा करें,
और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, तब हमें लगता है कि हम जिन लोगों को सच बात बतानी चाहिए थी, जो किसी विचारधारा से, किसी समाज से, किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने भी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। अभी सरदार साहब के बारे में बहुत सारी बातें की गई। बताया गया कि किस तरीके से एक कॉफिन का मामला था, उसके पेमेंट का मामला था। गृह मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो नोटिंग की उस पर लिखा कि मेरे पर्सनल अकाउंट से ये दे दिया जाए। लेकिन कुछ बातें साफ होनी चाहिए और बहुत सख्ती से कहनी चाहिए। अगर सरदार साहब को हम सच में आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन, अगर कुछ भी ये तय करें कि आज से समाज झूठ बोलना और झूठ सुनना बंद कर दे, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मुझे एक घटना याद है। दिल्ली में कुछ लोग मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ, प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ, ये तमाम सारे लोग हिस्टोरियन हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में देश भर में आपने देखा कैसे उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया गया। मैं दो चरित्र को आपके सामने रखना चाहता हूं। उस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट मिला, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके कमांडर थे। एक डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि सिंगापुर में एक बैंक अकाउंट था आजाद हिंद फौज का। उन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा चुके थे। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। यह देश मजहब के नाम पे बटा। बंटने के बाद 1958 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी होती रही। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें पता चला कि सिंगापुर में एक अकाउंट था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का। उस वक्त के फूल वाले चाचा ने, जो प्रधानमंत्री थे, सिंगापुर से उस बैंक की इंक्वायरी कराई और उस बैंक में करोड़ों रुपया था, उसको भारत के एक बैंक में शिफ्ट कराया और उसके बाद पूरा का पूरा पैसा गबन कर लिया। यह बदकिस्मती है हमारी कि हमारा समाज अपने हीरोज की तारीफ करता है, अपने हीरोज के बारे में सुनना चाहता है, लेकिन कुर्सी पर दलालों को बिठाता है। हम सब चाहते हैं सुभाष पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, सरदार पटेल पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में ना हो। हमारे घर में चाचा नेहरू पैदा हो, जो 19 साल तक सत्ता पर बैठे। और ताज्जुब की बात यह है कि चाटुकारों की दुनिया इतनी लंबी है, उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि आज भी हम सच बोलने से कतराते हैं। ऐसी घटना मैंने दुनिया में नहीं देखी। सरदार पटेल इस दुनिया से कब गए आप सबको पता है। जब इस देश के पुरस्कारों को, सम्मानों को राजनीति और स्वार्थ और किसी को अपीज करने के लिए दिए जाएं, तो समझ लीजिए उस सम्मान की कितनी स्थिति गिर चुकी है। हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे कि जो भारत रत्न कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, उस प्रधानमंत्री ने अपने आप ही को भारत रत्न दे दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। उस कमेटी के जो भारत रत्न को तय करती है, उन्होंने खुद ही ले लिया, क्योंकि उनको मालूम था दूसरा तो कोई देगा नहीं। और यह सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि सरदार पटेल के परिवार का कोई आदमी नहीं था सत्ता में, तो उनकी रिलेवेंस राजनीतिक कब होगी, इसलिए उनको भारत रत्न उस वक्त दिया जाएगा।
इसलिए 1991 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, किन कारणों से सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया, यह महत्वपूर्ण है। मैं आज भी मानता हूं सरदार पटेल को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सरदार पटेल की जरूरत थी। जो पुरस्कार बेटी ने खुद को लिया हो, बेटी के बेटे ने अपने आप को लिया हो, उस पुरस्कार से सरदार पटेल का सम्मान नहीं बढ़ा। 1951 में जिन लोगों ने जिन मजबूरियों में दिया, उससे उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ा। इसलिए हम ऐसे दौर से निकल के आए हैं कि आज भी हम सच नहीं सुनना चाहते और हम सच का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। इसलिए सनातनी हिंदू समाज पूरे तरीके से अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को, सबको भूल चुका है। जिस सनातनी समाज के पास एक गीता हो, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, 68 नीतियां हो, 108 उपनिषद हो, आप सोचिए कि वो समाज आज चौराहे चौराहे, गली गली, जहां भी मजार मिल जाती है, अपना सर मारना शुरू कर देता है। इस समाज को मजार की जरूरत है, किसी मरे हुए आदमी से मांगने की जरूरत है। क्योंकि आपके समाज में जो लोग भी थे, जिनका यह काम था, जिनको ये बताना था, उन्होंने आपको बहकाया और उन्होंने सिर्फ यही बताया, कथा करो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ मिलता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। समय की जरूरत के हिसाब से इस देश में भक्ति काल भी आया, मीरा भी आई, सूर भी आए और लोग भी आए। उस समय की जो परिस्थिति थी, उसमें भक्ति से ही आप अपनी सभ्यता को, सरोकारों को बचा सकते थे। लेकिन आज भी 2021 में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हजारों दुकानें खुली हुई हैं, तरह तरह के परपंच, तरह तरह की कहानियां, और ऐसी भक्ति की बातें करते हैं, लगता है कि भक्ति के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रों के जीवन में समय समय पर ऐसा वक्त आता है, तब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। कम से कम गुजरात के 6 करोड़ लोगों को तो समझ में आ गया, इसलिए आपने अपना रास्ता सही चुन लिया। और आपने जब रास्ता सही चुना, तो आपने अपने यहां, वैसे हम भारतीय समाज में किसी को पेन भी दे दें तो उसके सर पे खड़े रहते हैं, कहीं ये पेन लेके ना चला जाए। आप बिजनेस में बहुत माहिर लोग हैं, नुकसान में कोई सौदा नहीं करते, सोचते भी नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप, जब राष्ट्र का मामला होता है, तो आप नफा नुकसान नहीं सोचते। और जिस आदमी को 15 साल आपने ट्रेनिंग दी, उसे लगा कि अब यहां काम पूरा हो चुका है, उसे दिल्ली भेजो, आपने दे दिया। और यह काम आपके यहां से रुका नहीं। आपको लगा कि समय आ गया है, 15 साल की ट्रेनिंग देकर एक सर्जिकल डॉक्टर को आपने दिल्ली भेजा। दिल्ली में आप जानते हैं कैसे लोग रहते हैं। उनको लगा अंग्रेजी जानता नहीं है, मीठा खाना खाता है, खाखड़ा और फाफड़ा की बातें करता है। लोगों को लगा कि कुछ दिन की बात है, लोगों का हो सकता है 70 साल के बाद गुस्सा आ गया हो लोगों को, और लोगों ने किसी पार्टी को हरा दिया हो और इसे जिता दिया है। बड़े सारे ड्रामे हुए, विदेशों से मिलके हुए, आंतरिक हुए। लेकिन सत्ता के बदलाव से पहले मैं हमेशा मानता हूं, और आज भी मेरा मानना है, सत्ता, सरकार और देश बहुत छोटी सी चीज है।
बहुत छोटी सी चीज है। लोग कहते हैं 2014 पैदा हो गया। 2014 नहीं पैदा हुआ। हम अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप से पूछें, क्या हमने 70 सालों में राष्ट्र निर्माण के लिए किसी सरकार को वोट दिया था? या हमारे जाति के, हमारे इलाके के 2 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, सत्ता पे काबिज हो जाएं, जोड़ तोड़ के कर लें, खरीद के कर लें, 2 यादव आ जाएं, 2 ब्राह्मण आ जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, हमारा प्रधानमंत्री इस जात का हो जाए, हमारा राष्ट्रपति इस जात का हो जाए, हमारे बेटे को पद्मश्री मिल जाए, बेटी को पद्मश्री मिल जाए, इससे ज्यादा हमने कभी उठ के सोचा नहीं। लेकिन मुझे खुशी है, गुजरात के लोगों के बारे में मैं मानता हूं कि अगर इनसे कभी गलती भी हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी कर लेते हैं। 1947 में जो आपसे गलती हुई उसका प्रायश्चित आपने 2014 में किया। और जो वो अकेला आदमी था, पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ये आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता है, क्योंकि लोगों को तो शेरवानी देखने की आदत हो गई थी। आपने किसी की परवाह नहीं की, और आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, यह भी दिखता है कि वो भी किसी की परवाह करता नहीं है। लिहाजा 2014 के बाद जो भी कुछ ट्रेंड चला, 283 सीटें आपने दी। पूरे देश का हर राष्ट्रवादी यह चाहता था कि जितने कुकर्म पिछले 70 सालों में हुए हैं इसी में पूरे हो जाएं। बहुत समझाए कि बहुमत बिल्कुल कट टू कट है, आपने उसमें देरी नहीं की। आपको दोबारा मौका मिला, आपने कहा हमने पहले AK-56 भेजी थी, अब हम रफाल भेज देते हैं। 2019 में आपने वो रास्ता जिसकी तरफ मेरा इशारा है कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, उस सरकार के पास अगर बहुमत से ज्यादा लोग होते हैं तो सरकार इसकी चिंता नहीं करती कि कौन बुरा मानेगा। लिहाजा 2019 में 303 करी और इस सरकार के सारे रास्ते बंद कर दिए। और आपने कहा कि हमने दोबारा आपको सड़कें बनाने के लिए नहीं चुना है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है, वो उड़े न उड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने पहली बार इस देश में मैसेज दिया, सत्ता को मैसेज दिया कि हमने आपको राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिया है। आपने जिस कहा उसी का परिणाम है कि भारत में पहली बार यह सोच पैदा हो रही है कि संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हमारी वेदनाएं क्या हैं, हमारे सरोकार क्या हैं। ये शब्द हमने कभी सुने नहीं। और जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगी हुई है, जो दुनिया भर के लोग मानते थे कि भारत के अंदर अजीब अजीब किस्म के लोग आते हैं और सब अपना कुछ थोड़ा बोड़ा काम करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपकी ताकत और सामूहिक ताकत का बदलाव आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको यह अफसोस ना हो कि आपने कोई गलत बटन दबाया है। जो मीडिया है पूरे भारत का, आप जानते हैं, उसके बारे में भी 25 साल उसमें रहा हूं। आज से पहले मीडिया तय करता था सत्ता में कौन आएगा, और जैसे ही इलेक्शन होता था, भारत सरकार के पास आंकड़े हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया वाले के पास आंकड़े सबसे पहले होते थे कि उत्तर प्रदेश में कितने दलित हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने यादव हैं, यहां यादवों का वोट है, यहां मुसलमानों का वोट है, यहां पंडितों का वोट है। वो आज तक आंकड़ा आया कहां से किसी को नहीं पता, और मीडिया ही सरकार तय करती थी, वही नैरेटिव बनाती थी। ये आज
आपकी सामूहिक ताकत से आज कोई नहीं बताता है कि इस इलाके में कितने मुसलमान रहते हैं, यादवों का कितना वोट है कोई नहीं बताता है। आज टेलीविजन और अखबार की भाषा बदल गई है। आज कई चैनल अपने यहां प्रोग्राम का नाम ही राष्ट्रवाद रखा हुआ है उन्होंने। आपकी सामूहिक शक्ति, आपको पहली बार पता चला कि जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, चैनलों पे सनातन के खिलाफ गाली दिलवाते थे, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों को जरूरत से ज्यादा सुनवाते थे, आपने सही बटन दबाने के बाद टेलीविजन का भी बटन खट से बदल दिया और उनका बिजनेस गिर गया। लिहाजा उन्होंने कहा बिजनेस चलाना है तो सनातन की बात करो, राष्ट्रवाद की बात करो। आपके पास ताकत है, आप 90 करोड़ हैं, इससे यह मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार 90 करोड़ होने का बोध जिसे हो जाए वो दुनिया पर राज कर सकता है। लिहाजा मैं आपसे कुछ कुछ बातें कहने आया हूं और मेरी बातों में बड़ी तलखी होती है। पता नहीं उर्दू का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते आप। तलखी का मतलब होता है मैं बहुत कड़वा हूं कुछ मामले में, मैं तारीफ कम करता हूं, बड़ी मुश्किल से करता हूं, और अगर तारीफ करता हूं तो 24 कैरेट की करता हूं, और किसी के खिलाफ बोलता हूं, किसी सब्जेक्ट पे कोई अपनी बात रखता हूं तो उसको सहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। सरदार पटेल साहब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हर साल होती होंगी। ये एकता दिवस तो हर साल आता होगा क्योंकि 31 अक्टूबर हर साल आता है। उसमें नया क्या है? सर साहब ने ये किया ये किया ये किया, 500 रियासतें, वो तो इतनी पुरानी कहानी हो गई, बच्चा बच्चा जानता है। आज भी हम सरदार साहब की भूमि में खड़े हैं और वो बात कहने से कतराते हैं। इसलिए सत्ताओं में या विपक्ष में या राजनीतिक लोगों की मजबूरियों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरी और इस राष्ट्र के 90 करोड़ लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। याद कीजिए, ऑल इंडिया रेडियो के पास वो पूरी स्पीच मौजूद है। संचार क्रांति के इस दौर में वो स्पीच आप YouTube पे सुन सकते हैं, सरदार साहब की आवाज को पहचान सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी चर्चा नहीं होती है क्योंकि हमें सच नहीं बोलना है। क्योंकि सच बोलने से थोड़ा सा धरती हिलेगी। अगर सच बोलने से धरती हिलती हो तो 100 बार हिल जाए, क्योंकि सच बोलने से आप में पुरुषार्थ पैदा होगा, आपके अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आप अपने ऊपर गर्व की भूमि होगी आपके ऊपर। याद कीजिए जनवरी 1948 कलकत्ता का मैदान, सरदार पटेल की 4 लाइनें कोई मुझे बता सके? क्या सरदार पटेल ने साफ साफ नहीं बोला था? उन्होंने मुसलमानों को संबोधित होते थे साफ साफ नहीं कहा था कि तुमने अपना अलग मुल्क मांगा, हमने दे दिया, अब तुम यहां पड़े हुए हो, और पड़े होने के बाद भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि नहीं भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी बातें ना करो, हमने तुम्हारे पाकिस्तान में कोई दखल नहीं दिया, तुमको जो देना था दे दिया, अब तुम जैसा दिल चाहे वैसे चलाओ, लेकिन भारत पाकिस्तान भाई भाई हैं, ऐसी बातें ना करो। लेकिन हम आज भी भाई 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 भाईचारा भाईचारा भाईचारा, आज तक 70 साल में समझ नहीं पाए कि भाई कौन है और चारा कौन है। और यह सिलसिला जारी है, आज भी जारी है। सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कलकत्ता में जनवरी 1948 में जो पूरी स्पीच दी है, इस देश का एक एक बच्चा बच्चा सुने और 10 लोगों को बताए कि सरदार साहब के भाव क्या थे। इसी तरीके से एक और भारत मां का पुत्र, जिसके बारे में हमारे यहां चर्चा नहीं होती क्योंकि हम उन चर्चाओं से उन लोगों का नाम लेने से शर्माते हैं, क्योंकि हमने जिन दलालों का साथ दिया है उन दलालों का कद छोटा हो जाता है। एक और महान पुत्र था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। उनके बारे में जितना झूठ बोला गया उतना किसी नेता के बारे में झूठ नहीं बोला गया। मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं।
और सरदार साहब से कनेक्टेड है। B.R. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 132 के ऊपर साफ साफ लिखा, क्योंकि वो शर्माते नहीं थे। वो पहले आदमी हैं जो कहते थे कि इस महात्मा को मैं महात्मा नहीं मानता, है इडियट मैन है ये। कभी उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, बीबीसी में उनका इंटरव्यू है, आप सुन लीजिए। अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में वो साफ साफ लिखते हैं कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। यही शब्द हैं, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल रहा मैं। भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पर एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। यह कहने की हिम्मत है उनमें। हमने बड़े बड़े हिंदू नेताओं को देखा, कहने की हिम्मत आज भी नहीं है। इसलिए सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। वही अंबेडकर हैं। जब शेख अब्दुल्ला नाम का एक गुंडा कश्मीर से चल के आया नेहरू जी के पास और उसने कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए, तो फूल वाले चाचा ऐसे मामलों में दूसरों को फंसा के भाग जाते थे। उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो, अंबेडकर से बात करो। अंबेडकर ने उनकी पूरी बात सुनी, हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। अंबेडकर ने कहा बदले में भारत राष्ट्र को क्या देना है। वो गलत आदमी के सामने फंस गए थे शेख अब्दुल्ला। उन्होंने कहा हम भारत को कुछ नहीं दे सकते। बोले 370 दे करके मैं भारत के साथ पाप नहीं कर सकता। यह कम बड़ी बात है, लेकिन फिर भी फूल वाले चाचा के विशेष रिश्ते थे, उन रिश्तों को निभाना था। सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी और कहा कि 370 का मामला है, आपको इसको पास कराना है। सरदार पटेल की क्वालिटी यह थी, या तो वो आंखों से बात करते थे या चुप रह के बात करते थे। सरदार पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आंख करके कहा हो जाएगा। और उनको लगा कि मैं इतना चतुर आदमी हूं कि सरदार को फंसा के विदेश चले गए। सरदार पटेल ने कहा पार्लियामेंट में कि पंडित जी चाहते हैं कि धारा 370 दी जाए, और वो बताते हैं कि इसमें कोई विदेशी मामला भी है। इसलिए मैं आज की सत्ताधारियों से, या वो नेता जो राजनीति में हैं, जिस दिन भी वो ये सोच लेंगे कि हम आज के लिए नहीं जिएंगे, हम 1000 साल के लिए जिएंगे, उस दिन राष्ट्र ठीक हो जाएगा। हमको सब कुछ आज ही चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने पुत्र के लिए चाहिए, अपनी बेटी के लिए चाहिए। 4 कमरों के मकान को 12 कमरे करने हैं, 3 कारों को 15 कारें करनी है, विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, और हम राष्ट्रवाद की बात भी करेंगे। ये नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने 370 पे बहस कराई और लगातार वो ये कहते रहे कि पंडित जी चाहते हैं इसे पास कर दीजिए। कुल मिला के वो पास हो गई, और पास होने के बाद जिन लोगों में उसको लेकर के विरोध था, उनसे भी बात की, और बार बार वो ये कहते रहे कि आप लोगों को जो गुस्सा है, जो विरोध है, मैं आपकी बात भी समझता हूं, लेकिन हमने इसको पास कर दिया है क्योंकि पंडित जी चाहते थे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का जो गुस्सा है, जो विरोध है, उसको देखते हुए ऐसा करते हैं कि इस आर्टिकल 370 के नीचे लिख देते हैं टेम्परेरी। लोग उन्हें विजनरी कहते हैं। इस विजनरी आदमी को नहीं पता था 2014 में 2 गुजरात से आएंगे और परमानेंटली से हटा देंगे, इसलिए इसको विजनरी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने से और जो अपनियों से छोड़ के दूसरी के पीछे भागने से विजनरी नहीं होते। इसलिए एक जघन्य अपराध नहीं, बहुत से जघन्य अपराध किए हैं। आप अगर आज के युवा के सामने बिना किसी लाग लपेट के अपना नुकसान, मेरा उसका नुकसान, ये सोच करके तथ्यों को रख देंगे, ये आज का युवा आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा तेज है। ये मैगी खाता है जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये लंबी लंबी कहानियां, बड़े बड़े व्याख्यान नहीं सुनता। इसको अपने मतलब की बात समझ में आती, सही जगह बटन दबा देता है, इतना ही करता है। आप सोचिए कि ये सब तो हो गया,
उसके बाद क्या हुआ? नेहरू जी ने एक दूसरा एजेंडा पकड़ा दिया और सरदार पटेल से कहा कि ये जो भीख में मिली हुई, ट्रांसफर ऑफ पावर में मिली हुई हमें आजादी दी है, जिसकी 15 अगस्त 1947 की डेट किसी आर्काइव में नहीं मिलती, ये कहां लिखी थी ये किसी को पता नहीं है। जो अंग्रेजों का ओरिजिनल प्लान था वो जून 1948 का था, किन कारणों से यह हुआ किसी को पता नहीं है। और उनको लगा कि भाई अनाउंस कर दो, और कहा, और बार बार ये हमसे कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, इसलिए शब्द का बड़ा महत्व होता है। आजादी हमें मिली, अभी तक तो हम यही सुनते थे, आजादी मिली आजादी मिली, लेकिन कैसे कैसे नेताओं की ब्रांडिंग होती है। और वो समाज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किसी आचरण पर सवाल उठाता है, माता सीता के किसी आचरण पर सवाल उठा लेता है, वो समाज ये नहीं पूछता कि नेता कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़े हैं क्या, इन पे सवाल नहीं उठ सकता, इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो पहले तो कहा कि आजादी मिली, हमने ली नहीं, हमें किसी ने भीख में दे दी। फिर कुछ गाने बना के ब्रांडिंग हुई और कहा गया साबरमती के बिना खड़क बिना ताल। अब इससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? आजाद हिंद फौज के 60,000 सिपाही थे, 26,000 मारे गए, हजारों लोगों ने फांसी चढ़ी, जलियांवाला बाग से लेके कितने लोग मारे गए, लेकिन नस्ल दर नस्ल ये झूठ बोला गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। और साबरमती के आश्रम तूने कमाल कर दिया। कमाल क्या किया ये नहीं पता, कमाल में तो बकरी थी। एक भजन जो मेरी आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, उस भजन को भी अपनी स्वार्थी राजनीति के तहत अपनी वक्ती जरूरत के लिए आपने उस भजन के अंदर खामखा अल्लाह को डाल दिया। अल्लाह आना भी नहीं चाहता था, खामखा डाल दिया और हमको गलत भजन पढ़ा दिया। तो लगातार यह सिलसिला जारी है। सच लोग, जो बहादुर लोग थे, उनके ब्रांडिंग ऐसी की गई कि सरदार पटेल तो कम्युनल आदमी थे, एंटी मुस्लिम थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पूरे चरित्र को छुपा दो, सरदार पटेल के चरित्र को छुपा दो। और कुछ बौने समझते हैं कि सबको छुपाने से उनका कद बड़ा हो जाता है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए 10, 20, 50 साल के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये बौने बड़े थे, समाज उनकी कब्र खोद के चौराहे पे गाड़ देता है। यह भी ध्यान रखिए, यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारत देश सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। मैं सरकार में नहीं हूं, न सरकार से मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना है। सरकार तो बहुत बड़ी है, उसके 2 कैप्टन है, मैंने कभी उनको सामने से देखा भी नहीं, कोई इच्छा भी नहीं जीवन में सत्ता के किसी गलियारे तक पहुंचने की, कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन हम अपने हीरोज को पहचान करके अगर तारीफ में शब्द 2 बोलने हो तो भी ये सोचते हैं कि तभी बोलेंगे जब टिकट मिलने वाली होगी। हम इतने ग्रस्त लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि जब 15 अगस्त की डेट आने वाली थी तो फूल वाले चाचा ने सरदार पटेल से कहा कि जब आजादी की रात में घोषणा होगी तो उसके बाद वंदे मातरम होना चाहिए, और वंदे मातरम के लिए आप इंतजाम करें। सरदार पटेल ने खामोशी से हामी भरी
और वो चुप हो गए। जैसे जैसे 15 अगस्त की डेट नजदीक आ रही थी, सरदार पटेल ने देश के एक बड़े संगीतकार को टेलीग्राम किया, वो मद्रास में थे, और उनसे कहा कि आपको जब 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह होगी और आजादी की घोषणा होगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। संगीतकार ने सरदार पटेल साहब से कहा कि मेरी एक शर्त है। तो सरदार साहब ने पूछा, आपकी क्या शर्त है? आप सोचिए कि उनको शायद आज इस देश का 1% आदमी नहीं जानता होगा, 1% आदमी नहीं जानता होगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे, अपना रोल प्ले किया और चुपचाप से चले गए। हमारे यहां तो सुबह से शाम तक अगर बस चले नेताओं का तो हवा पे भी अपना नाम लिखवा दें, मिट्टी पे भी अपना नाम लिखवा दें, और बड़ा बड़ा लिखवाएं ताकि कोई न देखे तब भी देखे, मजबूरी में देखे। उस संगीतकार ने एक शर्त रखी और कहा कि मैं भारत की संसद में आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं खंडित भारत की खंडित पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार साहब ने उनसे कहा, आ जाइए। 15 अगस्त हो गई। हमारे चचा अंग्रेजी में उन्होंने देश की आजादी की घोषणा की, क्योंकि भारत में लोग हिंदी नहीं जानते थे। लंबा भाषण दिया और उसके बाद सरदार साहब की तरफ देखा, कहा कि इंतजाम है। सरदार साहब तो इंतजाम पक्का करते थे, छोटा मोटा करता नहीं थे। सरदार साहब ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार थे, उनसे कहा कि आप मंच पे जाएं। वो गए और उन्होंने राग के साथ वंदे मातरम गाया। 9.5 मिनट में पूरा वंदे मातरम गाया। उनको समझ इसलिए नहीं आया कि वो स्पीच देने के बाद अपने काम में लग गए, उन्हें पता ही नहीं क्या होना है। और ये वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी अभी जो वंदे मातरम बजा, ये वंदे मातरम करीब करीब पूरा है, और इसे वीर रस में लता मंगेशकर ने गाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, यह भी मान लीजिए थोड़ी देर, ये झूठ है लेकिन मान लीजिए। 1937 में वंदे मातरम को लेकर के कोई विवाद हुआ जिसमें जिन्ना शामिल था, मौलाना आजाद शामिल थे, रफी अहमद किदवाई शामिल थे। इन सब लोगों ने कहा कि पूरा वंदे मातरम जो है वो मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो फौरन कहा कि नहीं साहब, हम सिर्फ ऊपर का एक स्टेंजा गाएंगे। ये 1937 से सिलसिला चला, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट के अंदर अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया तो फिर आज अधूरा क्यों गाया जा रहा है। मैं आजाद भारत के कानून को मानूंगा या दो चचा के बीच में किसी रफन मियां का कोई फैसला हो गया था, मैं तो उसको मानूंगा। इसलिए हमने, हमारी टीम, आप सब जानते हैं कि हम लोग सब छोड़ छाड़ के ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास साधन बहुत सीमित है। हमारी कोशिश होती है कि आज की जनरेशन को जो उस भाषा में जिन चीजों से वो समझ सकते हैं उन तक पहुंचाया जाए। इसलिए एक छोटा सा ये बुक मार्क बनाया हम लोगों ने, और इसमें जिन लोगों के नाम इस देश के इतिहास में इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे लोगों को नजर नहीं आए, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, भगत सिंह हो, सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इनकी हमने तस्वीरें इसमें लगाई हैं। और सिर्फ इतना ही कहा कि इसमें एक QR कोड बनाएं और लता मंगेशकर की आवाज में वीर रस में जो आपने सुना वो इस QR कोड के अंदर है और कुछ नहीं है। हम इस माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ मतलब की बात पे आता हूं जो अभी तक मैंने नहीं कही, क्योंकि मुझे लगता है कि सीधे तौर पे हमले करने से थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लगाता हूं।
मैं झटके में ज्यादा यकीन रखता हूं। इसलिए 70 सालों में सत्ताधारियों ने और विरोधी पार्टियों ने मिलकर के इस देश को, राष्ट्र को मूर्ख बनाया है। मैं किसी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस चीज की बात करूंगा जो सनातन से कनेक्टेड है, राष्ट्र से कनेक्टेड है। इसलिए राष्ट्र और देश को दो हिस्सों में बांटता हूं मैं। कुछ लोग आपको राष्ट्र और देश एक ही बना के रखते हैं। देश अलग है और राष्ट्र अलग है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब संबोधन करता है तो वो ये नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे, ये नहीं कहता है। वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो राष्ट्र को क्यों संबोधित करना है? तो देश और राष्ट्र में फर्क क्या है? राष्ट्र अलग है, देश अलग है। देश का प्रधानमंत्री होता है जो संविधान से चलता है। देश में जुडिशरी है, देश में पुलिस है, देश में फौज है, देश में तमाम कानून हैं। उन कानून का नियम पालन करना इस देश में रहने वाले लोगों की एक मजबूरी है। हजारों ऐसे कानून हैं जो आप अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन मानते हैं। लेकिन देश ही सब कुछ है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। देश टूटता रहता है। भारत भी कई बार टूटा। अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, श्रीलंका बना, कितने टुकड़े हो गए। देश टूटे हैं, राष्ट्र नहीं टूटता। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से चलता है। इसलिए राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, सरकार की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सीमाओं को चौकस रखे, विदेशी हमलों से देश को बचाए, विदेशी आक्रांतों से देश को बचाए। जो उस सरकार का एक छोटा सा अंग है, पुलिस, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। जुडिशरी का काम है कि वो क्राइम के ऊपर ज्यादा जोर दे और दूसरी चीजों पर जोर दे। लेकिन जब राष्ट्र कमजोर होता है, राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रवादी कमजोर होते हैं, लालची होते हैं, कायर होते हैं, तो राज्य सत्ता अपनी ताकत राष्ट्र के सरोकारों में एंटर करती है, इनकरोच करती है। और आप खामोशी से सरकार के उस इनक्रोचमेंट को बर्दाश्त करते हैं। उसका 2-3 मिसालें आपको देता हूं। 1947 में एक संविधान आया। अब संविधान में बहुत सारी बातें हैं, इंडिया एक्ट 1835 की बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें। तो कुल मिलाकर के भारत देश का संविधान 1947 में बना। 1947 से पहले भारत नहीं था। सरकारें थी, वो भी सरकारें किस तरह चल रही थी। मुगलों के आने से पहले भी भारत था, अंग्रेजों से आने के पहले भी भारत था, उनके जाने के बाद भी भारत है। भारत हमेशा रहेगा। लेकिन भारत को लेकर के जब हमने चिंता नहीं की और हम अपने स्वार्थों में लग गए, अपने लालच में लग गए, मैं मंत्री जी से अपना कॉन्ट्रैक्ट पास करा लूं, मैं मंत्री जी से कुछ और फायदा ले लूं, मुझे पार्टी की टिकट मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए। जब पूरा राष्ट्र सत्ता पर निर्भर होने लगता है तो सत्ता क्या करती है, इसकी जिंदा मिसाल आपको बताता हूं। काले कोट वाले जजेस लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनका काम है देश में सरकार संविधान से चल रही है या नहीं चल रही है। इस देश की व्यवस्था में पुलिस है, वो संविधान से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये उनकी ड्यूटी है। हजारों केस जिनकी उनको सुनवाई करनी चाहिए, उसके लिए वक्त नहीं है। लेकिन हजारों साल की परंपरा से उत्पन्न हुआ एक कानून, एक नियम
जो सबरीमला मंदिर के अंदर लागू है। कोर्ट को जेंडर जस्टिस सबरीमला मंदिर में नजर आ रहा है। उनको किसने कहा कि मंदिर के अंदर आप दखल दें? क्या वो एक्सपर्ट हैं? या सबरीमला 1000 साल से है, ये परंपरा क्यों है, क्यों नहीं है? लेकिन जेंडर जस्टिस तो आज की बीमारी है। लेकिन उन्हीं जज साहब से जब हमने कहा कि मस्जिद के अंदर भी जेंडर जस्टिस करें, तो बोले नहीं, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें दखल दिया तो हम इस लायक नहीं रहेंगे। तो कमजोर समाज जब अपनी आस्था और परंपराओं पे राज सत्ता को भी दखल देने की मोहलत दे देता है, फिर वो समाज खत्म हो जाता है। फिर हमने खाया, हमने पिया, हम सो गए, चले गए, मर गए, खत्म हो गई, बाढ़ आई, कुछ हो गया, फिर ये हो गया। हमारे ऊपर कुछ भी संकट आए, बस सिर्फ हम उसी को जीते रहते हैं। मॉब्बे के अंदर एक दही हांडी की परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए टाइम है कि दही हांडी की लंबाई कितनी होगी। अरे आपने सारे काम कर दिए क्या? 40-40 साल से इस देश में जो इस देश को बचाने वाले चीजें हैं, उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं देखती कि जिस संविधान की बराबर वो सुबह से शाम तक दुहाई देती है, कहती है सब बराबर हैं, सब बराबर हैं संविधान के सामने। सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोलती है, नेता भी झूठ बोलते हैं। जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसके बारे में झूठ बोलते हैं। सुओ मोटो कहीं नाली बंद होगी तो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के जज उसका नोटिस ले लेते हैं। लेकिन जिस संविधान को लेकर बैठते हैं, उस संविधान में सुबह से लेकर शाम तक उसकी अवहेलना हो रही है, नहीं कोई बोलना चाहता, और समाज भी चुप है। समाज को लगता है कहीं कोई एक रेप हो गया, इस पे कानून बना दो, जनसंख्या बढ़ रही, इस पे कानून बना दो। पूरा समाज सरकार से कानून के माध्यम से राष्ट्र बचाना चाहता है, अपनी कोई भूमिका नहीं है कि आपको क्या करना है। इसलिए हर चीज की मांग करते हैं। आजकल बड़े जोरों से मांग उठ रही है। हजारों लोग लिखते हैं 2 बच्चे का नियम बनाइए। तुम नियम बनाओगे तब तक 2 नहीं 22 सोचेंगे। इसलिए हम इतने अपोलोजिस्टिक हो गए हैं क्योंकि कायरता और लालच भरा हुआ है। हम किसी चीज को छोड़ने से डरते हैं। इसलिए भारत की संसद में 10-15 काम ऐसे हुए हैं कि आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और यह कह करके कि वो थे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं। झूठ मत बोलो। आज के दौर में कोई झूठ बोलेगा, वो अपना भी होगा तो भी उसको पकड़ के आपको घेरना होगा। यह नहीं हो सकता। और मुझे ताज्जुब लगता है कि जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं, और आज की संचार क्रांति में कोई बहुत पैसा नहीं लगता, आप अपनी उंगलियों पे देख सकते हैं, तब भी एक लालची और एक कायर समाज, एक डरपोक समाज शायद उन मुद्दों की तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उन मुद्दों के में जाने से उसको अपनी भूमिका तय करनी होगी, और वो भूमिका तय नहीं करना चाहता। वो तो कहता हमेशा करेगा। इसलिए हमारी आंखों के सामने, हमारे चुने हुए नेताओं के सामने, बड़ी बड़ी जोर से भारत माता की जय कहने वालों के सामने, हमने इस राष्ट्र को चौराहे पे बेच दिया। आप नहीं थे इस ताकत में कि आप कुछ कर सकते थे। आप किसी गुंडे को रोक सकते थे? नहीं कर सकते थे, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आग लग गई थी तो इतना तो कर ही सकते थे कि बाहर निकल के लोगों से कहते देखो आग लग गई है, देखो आग लग गई है, इसने लगाई है, इस कारण से लगाई है। इसमें भी आपकी खामोशी है। और एक जुर्म नहीं, 10 जुर्म आपसे छुपाए हैं। और आज भी वही कहानी चल रही है, रटी रटाई। जब मिलेंगे नेताजी आपको अच्छी अच्छी बातें करेंगे। औरंगजेब ने यह किया, नेहरू ने यह किया, इंदिरा ने यह किया। वो ठीक है भाई, ये सब अच्छा लगता है। आज आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं ये भी नहीं कहता कि अभी 7 साल में आए हैं सारे कांड हो जाएंगे, लेकिन आपको मुझे अगर यह पता चल जाए कि मेरे कत्ल का इंतजाम हो गया है, मेरे अस्तित्व को समाप्त करने का संसद में इंतजाम हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह बात आपको पता होनी चाहिए, आपके बच्चे को पता होनी चाहिए? हम दुनिया के खतरों से अपने बच्चों को बताते हैं, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लेकिन एक खतरा
जो हमारे घर के अंदर है, हम उस पर चुप बैठे हुए, हम आपस में चर्चा नहीं करते। प्याज के भाव और पेट्रोल के भाव से हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही। ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल हमें पीना है क्या। इसलिए कुछ घटनाओं को आप सिलसिलेवार देखेंगे, तब आप उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम 90 करोड़ होने के बाद पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी कौम है हमको थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर शर्म नहीं आती, अपने आप से सवाल नहीं करते। हम महंगा कोट, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी में चल के लगते हैं कि दुनिया आपको इसी से याद रखती है। माफ कीजिएगा, नहीं, कोई आपको इससे याद नहीं करता। आपकी पहचान, आपका सम्मान आपके कोट पैंट टाई और बड़ी गाड़ी से नहीं होती है। यह आपको गलतफहमी है, क्योंकि आप समझते हैं कि कपड़े पहनने से आपकी इज्जत होती है। नहीं होती। आज भारत की संसद में पिछले 10-15 सालों में इतने जघन्य कार्य हुए हैं कि आप सबको लगेगा कि हम किस लिए जी रहे हैं, किस गलतफहमी में जी रहे हैं। इसलिए सत्ताएं आए, उन्हें काम करने दें। एक जागरूक समाज अगर वो जागरूक होता है और अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, सत्ताएं उसकी चौखट पे नाक रगड़ती हैं, तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है। हम नहीं करते ये, हम इंडिविजुअल में इंतजार करते हैं। अपना काम करा लो, क्या मतलब पड़ता है, हमारी फाइल हो गई बस खत्म। पूरी दुनिया में 90 करोड़ लोगों का एक समाज भारत में है, बहुमत में है। आप अपने देश की सरकार से 90 करोड़ ताकत, जिस गुजरात के एक छोटे से शहर में मैं 2 दिन पहले था, मैंने उससे पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। मुझे तो अचंभा ही नहीं, शौक लगा कि गुजरात में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं। आप तो बिजनेसमैन हैं, बार्गेनिंग तो ठीक से करें। मुझे पता चला, मैं मोरबी गया था, वहां पता चला कि आप एक दिन में 4 करोड़ की तो गैस जलाते हैं और 400 करोड़ रुपया, 4000 करोड़ रुपया शायद आप सालाना जीएसटी देते हैं। सिर्फ एक छोटा सा शहर। जरा 1 घंटे के लिए उस टोटी को बंद कर तो दीजिए, 1 घंटे के लिए अपनी बात मनवाइए ना, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, भीख मांगते हैं सरकार से। इस देश का बहुसंख्यक समाज पूरी दुनिया में हंसी का पात्र है, कहता है हमें अपने देश में समान नागरिक अधिकार चाहिए। जरा इसको 2 बार कहें अपने मन में। 90 करोड़ लोग अपने देश में कह रहे हैं हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। इसका मतलब है कि आप कितने दीनहीन हो गए हैं कि बहुमत में हैं और जो गिनती में कम हैं, जो सरकार को दबा सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, उनके अधिकारों के बराबर अपना अधिकार मांगना चाहते हैं। आप बहुमत में, आप जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपकी बार्गेनिंग पावर यह है कि आपको समान नागरिक किसके बराबर के चाहिए, जो इस समाज में गिनती में कम है। समान नागरिक अधिकारों की मांग वो करता है जो गिनती में कम होता है। वो बहुसंख्यक समाज के बराबर के अपने अधिकार मांगता है, लेकिन हम मांग रहे हैं और सरकार दे नहीं रही हमें। तो सरकार आपको सीरियस क्यों नहीं ले रही? इसलिए कि आपने सीरियसली सरकार पे दबाव बनाया नहीं। और उसके बाद 19 जनवरी 1900 याद है आपको? हाथ उठा के बताइएगा कि यहां के लोगों को पता है 19 जनवरी 1990 क्यों इंपॉर्टेंट है। बड़ी खुशी और दुख है। 1990 19 जनवरी भारत की धरती पर पार्टीशन के बाद, 2 नेशन थ्योरी बनने के बाद, पाकिस्तान की बुनियाद यह थी कि यहां मेजॉरिटी हिंदू है, हम हिंदू के नीचे नहीं रह सकते, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, हमें अपना मुल्क अलग चाहिए, हम हिंदू की हेजोमनी नहीं मानेंगे। इसलिए कहा गया कि 2 सोच अलग अलग हैं, इसलिए पाकिस्तान बना।
बन गया, चलिए ठीक है, लेकिन आजाद भारत की धरती पर हमारी कायरता और हमें दुनिया में अच्छा दिखने, दुनिया हमको महान कहे, दुनिया हमारी तारीफ करे, हम इतने भूखे हैं तारीफ के। आपने आजाद भारत की धरती के ऊपर एक राज्य बसाया और उस राज्य की मेजॉरिटी मुसलमान थी, वो यहां रहे और आपसे ताकत में उन्होंने कहा कि हम आपका संविधान नहीं मानेंगे, हमारे आपके संविधान हमारे यहां लागू नहीं होगा, आपकी सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां लागू नहीं होगी, आप हमें जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, आप हमें सदर रियासत कहेंगे और हमारा प्रधानमंत्री होगा। यानी 21 लाख लोगों को मारने और मरवाने के बाद भी भारत की धरती पे आपने टू नेशन थ्योरी के तहत एक राज्य को बसाया, 370 भी दिया, भारत की बहुसंख्यक समाज से झूठ बोल करके, संसद को बगना अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के 24 मई 1954 को आपने आर्टिकल 30 पे भी दे दिया और कहा कि आप 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बस आप हमारे साथ रहिए। 70 साल हो गए उसको देते देते। आज जब चर्चा होती है छोटी छोटी बात पर कि भाई वहां मैच कोई हार गया, कोई जीत गया, तो वहां नारे लग रहे हैं। ये नारे तो लगाने की आपने इंतजाम किया था, आपने क्यों वहां पे संविधान को लागू नहीं होने दिया? क्यों आपने ये मांग मांगी कि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो यहां का प्रधानमंत्री कहलाएगा? आप सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या करेगा वो? उसको लगा ये तो हर महीने देते ही हैं, तो पिएगा ना। तो आज जो समस्या आप देख रहे हैं उसकी जड़ में जाइए। तो 1990 को भारत के अंदर एक सरकार बनी, आप लोग समझदार हैं, नाम मत पूछिएगा मुझसे। जम्मू कश्मीर से पहला भारत का मुसलमान गृह मंत्री बना। 2 दिसंबर 1989 को उसने शपथ ली। मैं क्योंकि उस दौर में वहीं था इसलिए बता रहा हूं आपको। वो अपने एजेंडे के प्रति कितने शार्प थे, उनको इसकी चिंता नहीं थी कि लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे परिवार को क्या कहेंगे। इसलिए जिस दिन भी भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज अपने एजेंडे को समझ लेगा और यह मान लेगा कि दुनिया मुझे क्या कहेगी यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे करने से राष्ट्र बचता है, तो दुनिया मुझे गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनको बुरा भला कहते हैं, जिन पे सवाल खड़ा करते हैं, उनके चरित्र से भी कभी कभी हमें सीखना चाहिए। 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को अपनी बेटी को किडनैप कराता है, 10 दिन के बाद उसकी बेटी वापस आ जाती है। और 2 दिसंबर से 19 जनवरी 2 दिसंबर 1989 से 19 जनवरी तक 40 से 50-55 दिन होते हैं। भारत की धरती पर केंद्र सरकार की ताकत के नीचे आर्मी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया में ऐसा एक्सोडस कभी नहीं हुआ, ऐसा नरसंहार नहीं हुआ। और यह 7वीं बार हुआ। कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पूजा के कारण, उनकी उपासना के कारण वहां के मुसलमान जिहादी ने सरेआम कत्ल किया, सरकार ने मिलकर खत्म कराया। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री था, उसने एक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसने उसे काम नहीं करने दिया। 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या हुई। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज अपनी धरती से छोड़ करके, कोई दिल्ली में चाय बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है। 1200 मंदिरों के ऊपर किसका कब्जा है? उनके मकानों को किसने कब्जा किया है? यह सुप्रीम कोर्ट, जिसे दही हांडी की चिंता है। कश्मीरी पंडितों में हमारे दोस्त सुशील पंडित जो हमारी टीम के सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए कि माय लॉर्ड, हमारी तो सुन लीजिए, हमारी पिटीशन तो कम से कम एक्सेप्ट कर लीजिए। इसलिए कायर कमजोर समाज के साथ दुनिया की कोई ताकत नहीं खड़ी होती। इसलिए कपड़ों से, गाड़ी से, मकान से समाज कभी ताकतवर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिखों का जो नरसंहार हुआ दिल्ली में, उसकी सुनवाई कर रही है। लेकिन 1990 में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया,
उस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब तो इसके कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है और इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। पूरे देश के समाज में कोई रिएक्शन नहीं था, सब खामोश, पता ही नहीं कि जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ हो गया हो। इसलिए कि हम मैं इसमें बिजी हैं। इसलिए एक बार नहीं हुआ, आज वो सारे मंदिर उन जिहादियों के कब्जे में है और वो आपको जलील करने के लिए कुछ को पेशाब घर बना रखा है उन्होंने। किसी की आत्मा नहीं जागती, कोई हिंदू संगठन नहीं बोलता इस पे। हम चाहते हैं ये भी काम सरकार करे। भक्ति का काल निकल गया है। जिस दिन समाज शक्ति का प्रदर्शन करेगा सब लाइन पे आ जाएंगे। आपने कम से कम बटन दबाने की शक्ति तो पैदा की, नहीं तो आप इसे भी डरते थे। आपका मतलब गुजराती नहीं, आप तो ज्यादा बहादुर निकले। आपने तो बताया, आपने तो शक्ति का प्रदर्शन किया। यही तो क्वालिफिकेशन है पीएम की। यह समाज बड़ा अपोलोजिस्टिक होता है, अरे नहीं 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 नहीं, हमें ठीक रहना है, हमें ऐसा दिखना है। आप नॉर्मल परिस्थिति में भारत राष्ट्र नहीं है। ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, रोज जो कहानियां आप तक पहुंचती हैं और आप सुनना नहीं चाहते, आपको लगता है इससे पढ़ने से दिमाग खराब होता है, उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। जो हाल पूरे देश में हो रहा है, हम चाहते हैं सरकार करे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार ने नहीं किया था 2002। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपने अगर चुप्पी साधी तो मैं यकीन मानिए, जो 1946 का चुनाव लड़ा गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, पूरे देश की नेशनल असेंबलीज की कुल गिनती 1585 थी, 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। उस रिजल्ट में 492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और पाकिस्तान बना। और उस जमाने का नारा लगा हुआ था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये नारा मैंने नहीं सुना, ये आर्काइव से पढ़ा है मैंने जिस नारे को सुना है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उस नारे को जब वो लगाते थे तो शायद मैं उस कैंपस में समझ नहीं पाता था कि इसका मतलब क्या है। अभी 5-7 साल पहले समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। हमसे ज्यादा तो लोग हैं 24 घंटे राष्ट्रवाद का काम करते हैं, उन्होंने नहीं बताया आपको ये बात? नहीं बताना चाहिए था क्या उनको? नारा लगा, लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। हम ये बात कहते हैं और भूल जाते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए कि आज आपके देश में हम जिन चक्रों में फंसे हुए हैं, उन्होंने कहा आप बिजी रहे इसी में। महंगाई बढ़ गई, हम एक एक काम के लिए आंदोलन करते हैं, उनका आप बिजी रहे इसी में। उन्होंने आपके नीचे से जमीन पूरी खींच ली है और दलाल इस देश के नेता आपको नहीं बताते, स्वार्थ में नहीं बताते। दुश्मन न बचाएं, अपने तो बताएं कम से कम। तो आपके साथ क्या जघन्य अपराध हुआ? मैं शॉर्ट में वहां आ जाता हूं। 1923 में अंग्रेजों के जमाने एक कानून बना, उस कानून का नाम था वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर उसके बाद में 1956 में चचा जान को लगा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट कर दें, उन्होंने कुछ और अमेंडमेंट कर दिए और ताकत दे दी। और उसके बाद लंबा सिलसिला चला और 85 में उनकी बेटी के पुत्र ने उसमें एक और खतरनाक अमेंडमेंट करके उसको और ताकत दे दी। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने जिन हालात में सरकार में थे, उन्होंने उसमें फर्दर अमेंडमेंट कर दिया। और 2013 में जिन्हें हम अपना कहते हैं, 117 थे, 117। सरकार को नहीं आप गिरा सकते थे, समझ में आता है। आपके पास बहुमत नहीं था, यह भी समझ में आता है। लेकिन 2013 से आज 2021 हो गई। अगर ईमानदार हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए
कि 2013 में भारत की संसद के अंदर भारत राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, किसी ने आपको बताया? किसी ने इसकी चर्चा तक नहीं की, कहीं बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए नारा लगाओ, बस मस्त हो जाओ। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना और दोनों सदनों ने पास किया। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, मैंने तो 1923 से गिनाना शुरू किया। आप सोचिए कि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कैसे उसमें कानून बन गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 जो संसद ने पास किया है, उसके सेक्शन 36 और सेक्शन 40, और ये एक्ट आप अपने गूगल पे तलाश लें अगर मेरी बात पे 1% भी आपको कोई शक व शुबा हो। उसमें यह कहा गया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी, ट्रस्टों की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी, मठ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड इमीडिएटली ले सकता है। वो इस प्रॉपर्टी पे कहीं भी कब्जा कर सकता है, वो लीगल है। उसमें कहा गया कि अगर ये जगह जो है इसको कोई वक्फ प्रॉपर्टी का आदमी लेना चाहता है तो उसका आगे क्या लिखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ली भी जा रही है तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी दी जा रही है, आपको बताया भी नहीं जाएगा कानूनन। और आपकी प्रॉपर्टी XY ने कहा कि ये जो धाम बना हुआ है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, और इसका नोटिस भी आपको सर्व नहीं होगा, सिर्फ वो नोटिस वक्फ बोर्ड वाला जारी कर देगा। और जो नियम है, कानून है जो संसद में पास हुआ है, उसके तहत उसकी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। 3 साल के बाद आपको पता चला कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। सेक्शन 40 ये कहता है कि इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया वो धक्के मार करके इस आश्रम को खाली कराएगी, इस आश्रम के ऊपर ताला लगाएगी और वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को उसकी चाबियां दे देगी। मैंने प्राइवेट, पब्लिक, ट्रस्ट, मंदिर सब उसमें लिखे हुए हैं। आप अपने कागज लेके घूमते रहिएगा, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। उस लॉ के हिसाब से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके आपको अपील करनी है। यानी जिन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, भारत की संसद ने जिन्हें यह अधिकार दे दिया है, आप उन्हीं की कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे। आपको लगेगा कि कोई एक आध ऐसी मिसाल पुष्पेन जी बताएं जिससे हम ये सच समझें कि ऐसा हो गया है। आगरा का नाम सुना है? नए नए बच्चे शादी करते हैं, आगरा जरूर जाते हैं और वहां जाकर के ताजमहल के सामने तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। जिन्हें किसने उनको बताया कि यह मोहब्बत की निशानी है? शाहजहां का इतिहास पढ़ो तो लगता है ये तो तकलीफ की निशानी है। और कमाल है, हमारे यहां नरेटिव ऐसा बन जाता है ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। जिन्हें कहां पता चला? हमें तो मिला नहीं। और आप वहां जाते हैं नई नवेली अपनी दुल्हन के साथ में और उसे ताजमहल दिखाते हैं, और उसको भी मोहब्बत का इतना शौक होता है कि वो भी बातों में आके तुम भी बनवाओगे ऐसा। अभी जीवन के 2 दिन हुए नहीं है, अभी से ये ख्वाहिश। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रातों रात ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है। भारत की केंद्र सरकार पिछले 5 साल से कोर्ट में लड़ रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, वो लड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है।
कोई छोटा मोटा चीज नहीं कब्जाया है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कानून चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मेरे टैक्स से, आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उसकी मरम्मत देख दाव रखेंगे, पैसा उनके पास जाएगा, छोटे भाई के पजामे के पास। ताजमहल चला गया कुतुब मीनार लेने के चक्कर में। यह प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है, क्या मसला है? आपकी संसद में जब यह पास हुआ तो लोगों ने बाहर निकल के चिल्लाए नहीं। इसलिए एक सिलसिला नहीं, आपकी चुप्पी लगातार है। और जब आप बोल रहे हैं 2014 के बाद, तो लोग कहते हैं देखो ये इंटॉलरेंट लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं। यानी आपसे पहले उनका नैरेटिव आ जाता है और आप नैरेटिव नहीं बना पाते। 1991 में एक कानून बना, हमें पता नहीं है, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप कहेंगे ये क्या है? मुगलों द्वारा इस देश के हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ करके उस प्रॉपर्टी पे कहीं मजार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है, जैसा कि आपने काशी में देखा। आप सोचिए कि समझौता वर्बल हुआ, कहा हम अयोध्या के बारे में बात नहीं करेंगे, अयोध्या को निकाल देते हैं इसमें से, और ये कानून बना देते हैं। और कानून क्या बनाया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जितने भी भारत में मंदिर तोड़े गए हैं, उन पे चाहे मस्जिद बनी हो, चाहे मजार बनी हो, उनकी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वो यथा स्थिति रहेगी, उस पे कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। करोड़ों करोड़ों की जमीन है, पैसे से नहीं है, एरिया से कह रहा हूं। एक ऐसे हमारी तरह कोई आदमी होगा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज है, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का एक मामला, उसने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने आपको और मुझे एक मैसेज देने के लिए, आपके तर्कों को मजबूत करने के लिए उसने उस पिटीशन को सुना और कहा कि मैं लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट में जो कानून बनाए इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक्सेप्ट की और उस पिटीशन के माध्यम से उसने पूरे देश में ऑर्डर करा, निकलवाया, पूरे रिकॉर्ड निकलवाए। और ये उसका बयान है, उसका ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप 100-100 गज के मकान बनाइए, सगे भाइयों से 2 इंच की जमीन के लिए झगड़ा हो जाए तो 50,000 साल तक लड़िए, जाति के नाम पे लड़िए, अखाड़ों के नाम पे लड़िए, मतों के नाम पे लड़िए, आप लड़ते रहिए। तो वो जो नारा लगता था जब मैं कैंपस में था, जब वो कहते थे हंस हंस के लिया है हिंदुस्तान, आज मुझे समझ में आता है कि उनकी ताकत, वो 26 हैं, 30 हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ये जानते थे स्वार्थी और मक्कार समाज के अंदर कई सारे जयचंद मौजूद हैं। उन्होंने आपको खरीदा, आपकी पार्लियामेंट के लोगों को खरीदा, विपक्ष को खरीदा, सत्ता को खरीदा, और बैठे बैठे एक ऐसा कानून पास करा लिया है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाईवे अच्छा बन गया है, 2 कार मैंने और ले ली हैं, मेरा बेटा भी अब अमेरिका जाने वाला है। मैंने सुना है आपके शहर में तो पूरा एक रिवाज ही है इस काम का। यही बच्चे को बताया गया कि बेटा तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें तो वहां जाना है। मुझे बताया गया कि यहां कोई झगड़ा हो गया था, तो जिस समाज के युवाओं को लड़ना चाहिए था वो लड़े भी नहीं, और दुश्मन ये जानते थे, उन्होंने उनका नाम फेक FIR में लिखवा दिया। वो जनरेशन अमेरिका नहीं जा पाई, इसलिए वो कहती है हमें लड़ना नहीं है, हमें अमेरिका जाना है। तो अब तो रहमान भाई अमेरिका भी पहुंच गए, कहां कहां बचेंगे, इंग्लैंड में भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गए। तो हम भागने की प्रवृत्ति में हैं, यहां संकट हो चले जाओ, वहां संकट हो वहां से चले जाओ। हम कहीं पैर रख करके किसी चीज का सामना नहीं करते, और जो समाज भागता है उसके लिए हिंद महासागर भी छोटा पड़ जाता है। ये भावने की प्रकृति से बाहर निकलिए, जो हैं उस पे गर्व कीजिए,
दूसरे यानी शत्रु से किसी बात का अनुमोदन मत कराइए कि जब तक शत्रु हमें अच्छा नहीं कहेगा तब तक हम अच्छे नहीं होंगे। मुझे यह बीमारी शुरू से नहीं थी, इसलिए आजकल वो बहुत परेशान है। मैं यहां हूं, कल कहीं और होऊंगा। दिन में 3-4 बार मेरा कत्ल हो चुका होता है। मैं उनसे भी बात कहता हूं। कुरान शरीफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ है नहीं। मैं किसी के उस किताब के बारे में भी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिन्हें वो मुकद्दस किताब मानते हैं। माने, अल्लाह करे सर पे रख के घूमे, लेकिन पढ़ लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें। हमारे यहां कल क्लास बात है, वो नहीं पढ़ते हैं, समझ में आता है, उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे यहां जिसने नहीं पढ़ा है वही दावा कर रहा है और उस कुरान की जो भी कुछ लिखा है उसकी उसे समझना नहीं चाहता, बल्कि उनसे कैसे समझौता हो जाए इसके रास्ते निकालता है कि हम लड़ तो सकते नहीं, इनसे दोस्ती कर लो। तो दोस्ती हम लगातार पिछले कई सौ सालों से कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती पूरी नहीं हो पा रही। तलवार चाहे बंगाल में गिरे, चाहे दिल्ली में अंकित सक्सेना के ऊपर गिरे, अंकित शर्मा के ऊपर गिरे, या हरियाणा में निकिता तोमर के, गिरने वाली हथियार का गर्दन सिर्फ हिंदू की होती है। इसलिए आपने इस देश को रोशनी दिखाई, आपने गर्दन बदल दी है। इसलिए मैंने सुना है कि ठीक ठाक शांति है। इसलिए शांति चाहते हैं राष्ट्र में, देश में, तो शक्ति का बीच बीच में प्रदर्शन करते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार की और हो गई, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आप एक नहीं, कई सारे कानून हैं। आज आप एक नियम बनाएं। मैंने बीच में एक डायलॉग सुना था दिल्ली में, जिन्हें आपने 14 में भेजा था। उन्होंने बीच में एक बार यह कहा, हमारा क्या है, हम तो संत आदमी हैं, झोला लेके चले जाएंगे। मैंने तो दूसरे दिन ही कहीं अपने भाषण में कह दिया, आए अपने मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से। ये झोला वोला लेके नहीं जाने दे रहे हैं, झोला भी रखवा लेंगे और जाने भी नहीं देंगे। और इतना तुमको बहुमत देंगे कि तुम ये ध्यान रखो, ये नहीं कहोगे कि कम पड़ रहा है, इतना देंगे। ये गलतफहमी नहीं निकाल देंगे दिमाग से कि हम झोला लेके चले जाएंगे। फालतू में टाइम वेस्ट किया था 2014 में, इन्वेस्टमेंट किया है हमने। अरे हम तो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार। 2014 में कम पड़ा तो हमने इन्वेस्टमेंट करके 303 हमने दिया, और फिर तुमने अपनी मर्जी से मां गंगा को चुना, तो हमने कहा मां गंगा में भी हम एक बिठा देते हैं, कहीं यहां पे कमजोर ना पड़ जाओ तुम। 2017 में एक आदमी घूम रहा है, यहां लिखा हुआ है योगी डिवाइन, लिखा यहां है, काम वहां हो रहा है। तो आप अपनों को पहचानिए। और ये आज जो इस रात में आप लोग यहां आए हैं, एक बात जरूर, मैं न कभी नेता था न हूं, एक साधारण सा आदमी हूं। और साधारण आदमी को लोग मारते नहीं है, डराते ज्यादा है। लेकिन मेरा जन्म वहां हुआ है जहां डराने की कला मैंने भी सीखी है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, यह सिलसिला सिर्फ यहां नहीं रुकेगा। मैं कल कहीं और होऊंगा। और आज अब से 4 घंटे पहले हमारी टीम के युवा सदस्य, जिसने वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, और हमारी अर्जी एक्सेप्ट हो गई है। हम सिर्फ जबानी नहीं चलाते हैं, जरूरत पड़ी वो भी चलाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है,
हम किसी गलतफहमी के शिकार नहीं, हमें किसी पार्टी को नहीं बचाना, हमको किसी विचारधारा का ठेका लेके नहीं घूमना है। जो विचारधारा का ठेका लेके घूम रहे हैं उन्होंने भी नहीं बताया आपको कि तुम्हारा सौदा हो गया है अंदर, आज तक नहीं बताया। भारत माता की नारा लगाने से भारत मां मजबूत नहीं होने वाली। अगर कोई बीमारी आपको है और आपके बड़े घर में आपकी मां है, पिता है, बुजुर्ग है, अगर वो आपकी बीमारी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो शामिल है इसमें। अरे वो बीमारी का इलाज नहीं कर सकता तो बता तो सकता है, ताकि डॉक्टर को ढूंढ लेते जो आपने ढूंढा 2014 में। इसलिए मेरी और आपकी तकलीफ सिर्फ इतनी है कि हम इस बात को आज तय करें कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। आप ये मत कहिए मैं वोट मांगता हूं, वोट ना अपने लिए मांगता ना किसी के लिए मांगता मैं। जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल बदला गया है उससे तो लगता है योगी के साथ ही चुनाव होंगे। आप एक काम करें, सामूहिक तौर पे निजी जीएसटी, ये वो इनकम टैक्स, ये आप 70 सालों से देख चुके हैं। आप संपन्न समाज के लोग हैं, आप ताकतवर लोग हैं। आपने कोविड जैसे दौर में न अपने आप को मजबूत रखा बल्कि हजारों लेबर जो बंगाल की, बिहार की यहां थी उसे अपने यहां रोका और उसको एक दिन भी भूखा नहीं सोने दिया। आप ताकतवर लोग हैं। एक बार तय कर लें कि अब जो चुनाव होने वाला है उसमें कहिए जिताएंगे तो तुम्हें ही, लेकिन लिख के दो और इतना चिल्ला चिल्ला के कहो कि एक आपको मैं छोटा सा सूत्र बता के जाता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पूरे देश पे लागू है, आप एक काम कर सकते हैं। भारत का संविधान 254 ब्रैकेट में 254 ब्रैकेट में 2 ये धारा आपको एक रास्ता देती है और इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लागू करके देखिए और आपका काम हो जाएगा। आप यहां की विधानसभा में जितने भी राष्ट्रवादी हैं उनसे एक ही बात कहिए, चुनाव आने वाला है, मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, लेकिन यह तो किसी को पता नहीं कि किसी दिन भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। संवैधानिक तौर पे जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो कोई भी काम नहीं विधानसभा कर सकती। अगर आप में जागरूकता है, आप सच में काशी में, मथुरा में और पूरे देश में और आपके राज्य में कम से कम नहीं तो 300 से 500 के बीच में मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जिनको तोड़ करके उसमें या तो मजार है या मस्जिद है। धारा 254 ब्रैकेट में 2 ये धारा संविधान की आपको यह ताकत देती है कि आप अपने राज्य के विधानसभा के लोगों से जो आपके पास हैं, जो आपकी ताकत में हैं, जो आपकी सरकार में हैं, जिनके पास बहुमत है, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, बहुमत के साथ एक विधानसभा का सत्र बुलाएं। उस सत्र में ध्वनि मत से, एक राय से आप आर्टिकल 254 ब्रैकेट में 2 के हिसाब से विधानसभा में यह प्रस्ताव रखें कि केंद्र सरकार ने जो ये कानून बनाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, इससे गुजरात को बाहर कर दिया जाए। जैसे ही आपकी विधानसभा जो कि आपकी है और कई साल से है और इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, विधानिक तौर पर जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होगा दिल्ली जाएगा। और दिल्ली के बारे में तो आपको पता है, आप जिस बात पे हंसे हैं बात वो नहीं है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो जरा इंटरेस्टिंग है। आप 2014 से पहले आपको तो पता नहीं आपका आदमी कहां कहां जाता था, क्योंकि तब तक तो आप उसे कुछ मानते नहीं थे। वो बड़ी दूर दूर तक गया है और जहां जहां गया है वहां उसने अपने निशान छोड़ दिए। ऐसे ही वो कानपुर जाते थे और कानपुर में संघ की शाखा में भी जाना होता था।
तो कानपुर के बारे में उन्हें एक आदमी मिल गया, दोनों संघ के लोग थे। एक साइकिल चलाता था और आपका आदमी पीछे कैरियर पे बैठ के संघ की शाखा अटेंड करने जाता था कई साल। और मैं तारीफ करता हूं इस आदमी की कि इस आदमी में एक चीज है जो मुझे सुरेंद्र नगर में पता चली। एक साहब कार सेवा करने गए थे 1992 में। अब हजारों लोग गए होंगे, लेकिन वो मैसेज देता है कि अगर कार सेवा भी करते हो और तुम्हें कोई नहीं भी जानता है, तुम्हारे पास जूते पहनने के भी पैसे नहीं हैं, तो तुम खेत में काम कर रहे होते हो, तो उसका फोन जाता है 2012 में उस आदमी के पास और कहता है कि कल राज्यसभा का पर्चा भर देना, तुम्हें नॉमिनेट किया है मैंने। और वो आदमी कहता है कि मुझे उसको फोन पे यकीन ही नहीं होता। वो कहता है मैं मोदी बोल रहा हूं। बोला मेरे साथ मजाक मत करो, अप्रैल फूल है। उसने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, आप राज्यसभा में जाइए और पर्चा भर दीजिए, मैंने आपका नॉमिनेट किया है नाम। तो जब कार सेवक की भी वो चिंता कर सकता है, तो कानपुर में जो आदमी उसे अपने कैरियर पे बिठा करके शाखा ले जा रहा था, उसने देर नहीं की। उसने देर नहीं की। उसने कहा अब मैं पूर्ण बहुमत में हूं, आप ऐसा करें बिहार के गवर्नर बन जाएं। वो बिहार के गवर्नर बन गए, लेकिन उसे लगा नहीं, अभी इनका हक अदा करना है। उसने कहा कि आप राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, पर्चा भर दें। इसलिए आपका गुजरात विधानसभा में पारित किया हुआ प्रस्ताव राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गुजरात बाहर हो जाएगा। इसी की बुनियाद पर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट पर भी आप काम कर सकते हैं। लड़ाई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरे देश में जीती जाए। अगर 6 करोड़ के राज जो देश को रोशनी दिखा रहा है, अगर आपने ये रोशनी दिखाई, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद में वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आप ये निर्णय ले सकते हैं। पूरे देश के राज्यों में आपकी 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में आपकी सरकार है। अब यह मत कहिए कि देखिए साहब केंद्र नहीं कर रहा, केंद्र को छोड़ दीजिए, आप यहां भी हैं और दिल्ली में फाइनली जिसको साइन करने वो भी आप ही का है। इसमें देर मत करिए। आप सब लोग यहां से जब जाएं इस पे चर्चा करिए, और इसके लिए कोई किसी को घर से निकल के कहीं नहीं आना है, थोड़ा सा सिर्फ 1-8 घंटा निकालना है। आप देखिए कि आपकी ताकत के तहत यहां काम होगा। और क्योंकि गुजरात पूरी रोशनी, देश को रोशनी दिखा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव घोषित नहीं हुए, और वहां अगर ये पास हो गया तो आपके आदमी ने काशी का इतना बड़ा खोल दिया है मुंह कि सबको पता चल गया है कि नंदी के सामने कचरा कहां रखा है। जल्दी हट जाएगा ये कचरा। सच को सामना कीजिए। आजाद भारत में 21 लाख लोगों के मरने के बाद भी हमने, समाज ने अपनी भूमिका नहीं तय की। इसलिए आज हम कितनी जोर से भारत माता चिल्लाएं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि भारत माता का नारा मत लगाओ, इसलिए नहीं हूं, लेकिन भारत माता का जब नारा लगाते हो यार, तो बहुत सारी कमियों को छुपा देते हो। मैं उन कमियों को जागृत करने आया हूं, उनका पर्दा उठाने आया हूं, ताकि आपको मेरी तरह नींद ना आए। भारत के 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू सनातनी कहीं 2%, कहीं 9%, कहीं 24%, कहीं 26%, कहीं 3% होके अल्पसंख्यक हो गया है। आप सिर्फ 20 राज्यों में बचे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारत माता जब जय का नारा लगाते हो तो कम से कम पूछो तो कि इस भारत माता को हमने 21 लाख लोगों की लाशों पे जो मुल्क मिया, उसको हमने किस तरीके से छोड़ दिया कि धीरे 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 आप 7, 8, 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए हो। और हमारे दीनहीनता और कायरता देखिए। हमारे लोग बातचीत में क्या कहते हैं कि हमें 9 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा। हम कितने कायर हैं यार।
इसलिए झूठी बातों पे यकीन न करें, सच बातों पे यकीन करें, और सारे धर्म बराबर हैं ऐसा झूठ बार बार न बोलें। धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होता। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म ड्यूटी को कहते हैं, दायित्व को कहते हैं, मंत्रों को नहीं कहते। इसलिए जब आप धर्म को मजहब के समकक्ष खड़ा कर देते हैं तो उसमें दो फैक्ट हैं। मजहब पैदा होता है, उसके पैदा होने की डेट है। मजहब का पैगंबर या रहनुमा, उसके भी पैदा होने की डेट है, उसके मरने की भी डेट है। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सनातन इस सृष्टि के साथ पैदा हुआ है। यह सृष्टि जब समाप्त होगी तब तक सनातन अटल रहेगा, अनंत रहेगा। इसलिए जब आप धर्म बराबर हैं तो ऐसा लगता है आप नाली की तुलना समुद्र से कर देते हैं। मजहब वो किताब है जो 14,000 साल पहले लिख दी गई है, कोई 2,000 साल पहले लिख दी गई है और कहा कि यही रहेगा। उसमें सड़ान आ रही है, उसमें से बू आ रही है, पूरी दुनिया उस बदबू से परेशान है। इसलिए या तो उसको साफ करना होगा या समुद्र के उस बहाव में उसे खत्म कर देना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आप सबसे ये कहते हुए आज्ञा लेना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि आप तमाम सारे लोग किस पार्टी को वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, क्योंकि यहां स्वामी जी ने राष्ट्रवादियों को बुलाया है, वोटरों को नहीं बुलाया। और स्वामी जी और इस धाम के बारे में मुझे आके सबसे ज्यादा क्यों खुशी है कि जब मैं ये सोचता था कि आजादी के बाद 80% हमारे यहां गुरुकुल थे, तो गुरुकुल का सिर्फ सुना था मैंने, कागज पे गुरुकुल थे, ऐसे थे, स्वामी ये करते थे और वहीं सब कुछ होता था, गाय पलती, तमाम बातें सुनी। लेकिन आप यकीन मानिए, गुजरात में ये स्वामी नारायण जो संप्रदाय है, इसके जितने भी मंदिर हैं, मेरे उनके बीच में कोई आध्यात्मिक रिश्ता लगता है। जिस जिस शहर में है उस शहर के स्वामी मुझे बुला लेते हैं। मैं यहां आने के बाद यह सोचता हूं कि गुरुकुल कैसा होता होगा। और आधुनिक भारत में अगर गुरुकुल देखना है कि गेरुए वस्त्र डाला हुआ आदमी दुनिया के सबसे बेहतरीन कैमरे को भी हैंडल कर रहा है, दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर को भी हैंडल कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, शुद्ध साइंस पे आगे बढ़ रहा है, और 400 छात्रों को यहां रखता है, उन्हें संस्कार सिखाता है, उनके अंदर आस्था क्या है, संस्कार क्या है, हमारे परंपराएं क्या हैं, उसकी ट्रेनिंग देता है। ऐसा गुरुकुल जो आधुनिक भारत में एक बौद्धिक योद्धा पैदा कर रहा हो, ऐसे मैं चाहता हूं गुरुकुल पूरे देश के कोने कोने में खुल जाए। स्वामी जी, मैं मुंह पे तारीफ कम लोगों की करता हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज इतने सारे यहां राष्ट्रवादी बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिएगा कि हमने अपने स्वार्थ में अपने बच्चों को खराब किया है, हमने जाने अनजाने में किया है, क्योंकि खुद अज्ञानता में रहे और उस अज्ञानता के कारण आने वाली नस्लों को खराब कर दिया है। और गली गली इस देश में गुरुकुल नहीं खुल रहे, खुल क्या रहे हैं? सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। अंधे और लंगड़े से आपने सरस्वती का मुकाबला कर दिया है। कॉन्वेंट स्कूल क्या है? यह कॉन्वेंट शब्द कहां से आया? हमारे यहां तो बड़ी चीजों पे ज्ञान बांटने वाले सुबह से शाम तक मिलेंगे, यहां जा वहां, लेकिन बेसिक चीजों को नहीं बताया जिससे कम से कम आपको लगे कि जो गाली है, हमने गाली को अपने सर पे बैठा रखा है, हमने गंदगी को अपने सर पे रखा हुआ है और हम घूम रहे हैं शान से। भारतीय परंपरा, भारतीय आस्थाओं में मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके कुछ नियम हैं,
ऐसे ही इस्लाम में मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन है। उनके यहां मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मुझे शादी से पहले बताओ कि अगर तुम शादी के इस बंधन से बाहर निकले तो तुम्हें जो महर की रकम है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट मनी कहते हैं, जिसे हम सिक्योरिटी मनी कहते हैं, वो तुम्हें देनी पड़ेगी। और अगर मैं निकलूंगी तो वो दावा छोड़ना पड़ेगा। ये बिजनेस है, ये ओपन है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं। लेकिन यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था ही नहीं, वहां शादी का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि उनकी फिलॉसफी यह कहती थी कि दो अपोजिट लोगों का फिजिकल मिलना जो है वो किसी सुख की प्राप्ति के लिए होता है, शादी का कंसेप्ट नहीं था। और उस सुख की प्राप्ति में वो जो बच्चा है अगर वो पैदा हुआ तो वो उसकी कमी को कम कर देता है, उसकी जो पराकाष्ठा है खुशी प्लेजर की वो कम कर देता है। ये उनकी फिलॉसफी थी। तो वहां क्या होता था कि बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे और उस हॉल के बाहर छोटे छोटे बच्चों के रैप रख दिए जाते थे। तो उस मिलन से जब भी कोई बच्चे उत्पन्न हो जाता था तो अबॉर्शन का सिस्टम ही नहीं था, तो उस बच्चे को जन्म देते थे और उस बच्चे को उस हॉल के बाहर जो छोटी छोटी डलियाएं होती थी उसमें रख के आ जाते थे। और स्टेट यानी राज्य, उसका काम यह होता था कि उस हॉल की देखरेख के लिए एक लड़का, एक आदमी जिसने शादी नहीं की और बच्चा नहीं पैदा किया वो पिता कहलाता है, जिसे आप अंग्रेजी में फादर कहते हैं। एक महिला जिसने शादी नहीं की, जो मां नहीं बनी, वो मदर है। और वो फादर और मदर वो उस हॉल की पूरी व्यवस्था को चलाते थे। और ये जो इलीगल बच्चे थे, जो नाजायज बच्चे थे, इन्हें पालते थे और स्टेट पैसा देती थी। उस बिल्डिंग को कॉन्वेंट कहते थे। आप अपने बच्चे को नाजायज इलीगल बच्चों के पालने की जगह शान से भेजते हैं और बड़े शोर से बताते हैं सेंट फिदेलिस जाता है मेरा बेटा। वो हंसते हैं आप पे, कहां से चले थे कहां आ गए आप। तो अब उस बच्चे के सामने संकट है। आप कहते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, आप जिम्मेदार हैं। घर के पिताजी को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, माता जी को भजन सुनने से फुर्सत नहीं। वो बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि घर में उनसे पापा, फादर को पापा कहलवाया जा रहा है और माता जी को मम्मी कहलवाया जा रहा है। और क्योंकि हम समाज में आगे दिखना चाहते हैं इसलिए फादर मदर घर में भी हैं। वो 5 साल का बच्चा समझ नहीं पा रहा है ये भी फादर मदर है और वो भी फादर मदर है। वो भी टाइम दे रहा है, ये टाइम नहीं दे रहा है। अब वो फादर मदर के बीच में समझ नहीं पा रहा। वो फादर अपना खेल कर रहा है, वो मदर अपना खेल कर रही है और आपका बच्चा धीरे धीरे सब कुछ जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी संस्कृति है, उससे दूर हो गया। फिर वो अंग्रेजी बोलने लगा। फिर आपको यकायक लगा कि यार हमारा बच्चा जो है वो पूजा नहीं करता। तो पूजा पे बिठाया कब था आपने? आपके घर में तो 2 मेहमान आ जाए तो आप अपने बच्चे को बुला के कहते हैं सुनाओ बेटा जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। उससे कब आपने कहा कि प्रेमचंद की कहानी सुनाओ? अब आप चाहते हैं कि वो संस्कारी हो जाए। इसलिए मैकॉले ने जो किया, मैकॉले के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि मैकॉले भारत की शिक्षा नीति देख रहा था। मैकॉले इंग्लैंड में डिफेंस सेक्रेटरी था और भारत की शिक्षा व्यवस्था को देख रहा था। वो जानता था, उसने रणनीति के तहत यह काम किया कि जितनी सरकारी नौकरी होंगी उन्हीं को मिलेंगी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा। कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो सत्ता के सिर्फ चापलूस बनने के लिए दी जाती है। इसलिए आपके यहां की ब्यूरोक्रेसी में जितने ज्यादातर लोग हैं जो उस बैकग्राउंड से आए हैं, नाम भले उनका हिंदू हो, काम वो उन्हीं का करते हैं क्योंकि उनके बच्चे ही पढ़ते हैं सेंट फिदेलिस में, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं स्टीफन के अंदर। तो वो उनको नाम नहीं चेंज चाहते। वो आपकी व्यवस्था में कहते हैं आप अपना नाम राजीव कुमार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हमारा कर रहे हो ना। इसलिए आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको समझ ही नहीं रही है, इसलिए आपकी ब्यूरोक्रेसी आपका काम ही नहीं कर रही है, आपके संस्कारों की बात ही नहीं करती है। लेकिन हैं, मैं गुजरात में कई ऐसे ब्यूरोक्रेट से मिला
जो पढ़े तो इंग्लिश में, लेकिन बात शुद्ध रूप से सनातनी करते हैं। जहां जहां मौका मिल जाता है, अपनी उस लिमिटेशन में वो हर उस राष्ट्रवादी की मदद कर रहे हैं जो खामोशी से काम कर रहा है। गलती हमारी यह है कि हमें पता चल जाए कौन है तो हम उसका पोस्टर ले लेके छाप देते हैं, उसकी नौकरी और चली जाए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो अकेले में अंधेरे में मिलिए, रोशनी में मत मिलिए। लिहाजा मेरा आप सबसे एक ही विनती है कि आखिर में एक छोटी सी घटना बता के अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बहुत दिन से एक सुना होगा, एक किस्सा चल रहा है, मथुरा के अंदर आपकी एक वहां कृष्ण जन्मभूमि है और वहां एक ईदगाह बन गया है। इसलिए हमने सच की एक आखिरी बात आपको बता दूं, उसके बाद समाप्त कर देता हूं कि वहां एक झगड़ा है कि ये कृष्ण जन्मभूमि है और वहीं पे ईदगाह बन गया है। और आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए, पार्लियामेंट को भी देखिए, नेताओं को भी देखिए कि यहां से कितने पैदल हो चुके हैं लोग। जब ये एक्ट बना 1991 में स्वामी जी, उस वक्त ये कहा गया कि इसमें मथुरा काशी शामिल है, फेयर एनफ। और ये कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति वो ऐसा स्थिति रहेगी, हम इसको मान लेते हैं। मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया। विष्णु शंकर जैन जब उसने मथुरा के ऊपर पिटीशन डाली तो आपको अपने अंदर कितने बड़े बड़े गद्दार बैठे थे, और छोटा मोटा नाम नहीं है। पता चला कि मथुरा के अंदर 15 अगस्त 1947 को जो ईदगाह है वो तो था ही नहीं। तो यथास्थिति के हिसाब से तो कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए थी, तो फिर ये ईदगाह कब बना? तो आप सोचिए कि जो ओरिजिनल ट्रस्टी हैं, जो पिछले 100 साल से ट्रस्टी थे, वो बेचारे अपने काम में बिजी रहे। दो लोगों ने, दोनों का नाम भी बताऊंगा, बैकग्राउंड भी बताऊंगा, आपको शॉक लगेगा। दो लोगों ने 1965 में एक फेक ट्रस्ट बनाया, और उस फेक ट्रस्ट को बना करके, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रस्टी थे उनको अपना काम में बिजी थे, उनको पता भी नहीं था, और कृष्ण जन्मभूमि की जमीन लाखों रुपए में मुसलमानों को बेच दी, जिस पे ईदगाह मस्जिद 1965 से बनी हुई है। आप पूछेंगे ये दो कौन लोग थे? आपको अंदाजा हो सकता है ये दो कौन लोग हो सकते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र और बिहार का गवर्नर एएस अयंगर, दोनों मक्कारों ने फेक ट्रस्ट बनाया, करोड़ों की जमीन बेच करके वहां ईदगाह बन गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर मथुरा का केस आता ही नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। अगर कुछ लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए कि उनकी दुकान चल जाए, इसलिए अगर वो पीछे से अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल न करें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मथुरा का केस हम जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।